साथियों, जब किसी व्यक्ति का लोन डिफॉल्ट होता है ना, उस पर क्या गुजरती है वो व्यक्ति ही जानता है। न जाने कितने मानसिक तनाव लेता है, न चैन से सो पाता है, न चैन से कोई काम कर पाता है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति की ईएमआई बाउंस होती है, चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन की हो या सिक्योर्ड लोन की, कंपनियों को यह लगता है कि व्यक्ति ने उनकी किडनी ही छीन ली है। इस तरीके से उसे हैरान परेशान कर दिया जाता है। रिकवरी एजेंट की इतनी बदसलूकियां और धमकियां मिलती है कि पूछो मत। रिकवरी के इतने कॉल आते हैं जिसकी हद नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात, ईएमआई बाउंस होने पर व्यक्ति को इस तरीके से सेक्शन 25 के नाम पर डराया जाता है, धमकाया जाता है कि मान लीजिए कि उस आदमी ने खून ही कर दिया हो किसी का। आज इसीलिए, क्योंकि जब भी बात आती है ईएमआई बाउंसिंग की, तब दिमाग में एक भूत भर दिया जाता है हर लोन डिफॉल्टर के मन में। अब कंपनी तुम्हारे ऊपर 25 PAA से, यानी कि सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का केस करेगी। अब देखो क्या होता है। कई लोग सेक्शन 25 से इतने डरे हुए रहते हैं जिसकी हद नहीं है। अरे भाई, लोन लिया है, कभी ना कभी तो कोई ईएमआई बाउंस होनी ही होनी है। आप कतई ना सोचे कि आप अपने जीवन में कोई लोन ले और आप 100% उस पे कारगर उतर पाए। आपकी हर ईएमआई समय पर क्लियर हो। किसी न किसी कारण से समय का एक ऐसा दौर आता है जिसमें आपकी ईएमआई बाउंस होती है। और ईएमआई बाउंस होने पर क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से क्या तरीका चलता है, वह सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि आज इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लोगे ना, तो सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट आपके दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और आज के बाद आपको सेक्शन 25 के लिए कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। साथ ही एक बात बता दूं कि सेक्शन 25 के बारे में डिटेल जानकारी जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं ना, ये मेरे खुद के व्यक्तिगत अनुभव है। बतौर एडवोकेट मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, एनबीएफसी कंपनियों का लॉयर भी रह चुका हूं और उनके पैनल एडवोकेट्स के रूप में मैं सेक्शन 25 के केस कई लीड कर चुका हूं। इसीलिए आज सेक्शन 25 की मैं वो जानकारी दूंगा जो मे भी पॉसिबल आपको किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिली हो। साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह कहूंगा कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने ये सोचा कि हम 1 दिसंबर 2025 से लोन के मैटर में रोज वीडियो पोस्ट करना बंद कर देंगे और केवल आप लोगों की सलाह मांगी और सुझाव मांगे। आप तमाम साथियों ने हमारी फेसबुक पोस्ट पर, हमारी यूट्यूब कम्युनिटी पर और हमारे इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट की वो दिल को द्रवित करने वाली थी, हमें हौसला देने वाली थी। और आपका यह कहना था कि हमारा यह प्रयास, हमारी यह मुहिम जारी रहनी चाहिए। जरूर आपके कमेंट्स पर विचार किया जाएगा, पर फिलहाल 31 दिसंबर 2024 तक तो हमारा ये कमिटमेंट है कि हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो जानकारी आपको उपलब्ध करवा पाए वह करवाएंगे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। साथियों, अब यहां पर जो टॉपिक है वह सभी लोन्स के लिए है, चाहे आपका सिक्योर्ड लोन है चाहे अनसिक्योर्ड लोन है। बट ये कहूंगा कि सिक्योर्ड लोन के मैटर में आपको कभी भी अपनी नजदीकी एडवोकेट का सजेशन लेना चाहिए। जब भी सरफेसी एक्ट का नोटिस 13(2) का नोटिस आए, 13(4) की प्रोसीडिंग हो, आपको अपने नजदीकी एडवोकेट से कंसल्ट करना चाहिए। किसी लीगल एक्सपर्ट दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए, न ही हमें फोन करना चाहिए। लेकिन सेक्शन 25 की जो जानकारी दूंगा ना, वह अनसिक्योर्ड लोन के लिए भी है और सिक्योर्ड लोन के लिए भी है। साथियों, क्या होता है कि सेक्शन 138 यानी कि चेक बाउंस का जो कानून है,
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि सेक्शन 138 एनआई एक्ट की तर्ज पर ही सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का केस चलता है। अब मान लीजिए आपने कोई भी लोन लिया और कोई भी लोन लेने पर आपकी पहली ईएमआई बाउंस हो गई। पहली ईएमआई बाउंस होने पर कोई भी कंपनी कभी भी आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस फाइल नहीं करती है मैक्सिमम, ये हमारे अनुभव है। मान लीजिए आपकी दूसरी ईएमआई बाउंस हुई, तीसरी ईएमआई बाउंस हुई और लोन आपका एनपीए की ओर जा रहा है। ऐसी स्थिति में कंपनी आपके खिलाफ सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करती है। लेकिन यहां पर स्पष्ट कह दूं कि सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत केवल और केवल सिंगल वन ईएमआई का केस होता है और उस सिंगल ईएमआई से लोन की वसूली नहीं हो पाती है। तो आप कभी अपने दिमाग में ये बात कतई न लाए कि सेक्शन 25 आपके होल अमाउंट के लिए हो गया, सारे अमाउंट के लिए हो गया। मान लीजिए कि आपकी 1 तारीख को ईएमआई लगती है, 1 तारीख को बाउंस हो गया, आपका ईसीएस बाउंस हो गया। ईसीएस बाउंस के अंदर जो बाउंसिंग मेमो होता है उसको R7 रिपोर्ट या विभिन्न भाषाओं में अलग अलग शब्द कहा जाता है। अब उस पे जो डेट्स आती है, रिटर्न मेमो जिसे हम कहते हैं, जिसे R7 रिपोर्ट कहते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का जो बाउंसिंग मेमो होता है, उस डेट से 30 डेज के अंदर आपको एक लीगल नोटिस एडवोकेट्स को आपको सर्व करना होता है। अब कई बार ये नोटिसेज जो है लोगों को ईमेल पे आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, टेक्स्ट मैसेज के रूप में आते हैं। मैं खुला कहूंगा कि सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत यदि आपको कोई भी नोटिस भेजा जाता है तो वह जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट ही भेजा जाता है। इसके पीछे कारण यह होता है कि उस नोटिस के अंदर आपको 15 डेज का टाइम दिया जाता है और 15 डेज में आपसे यह कहा जाता है कि जो आपका अनादरित ईसीएस है, यानी ईसीएस बाउंस है, आप उसका पेमेंट जमा करा दो। अब कई लोग यहां पे ईमेल पे नोटिस आ गया, स्कैन नोटिस है, अब उसको सेक्शन 25 का नोटिस समझ रहे हैं। कई लोगों को 7 दिन का नोटिस आता है, 48 घंटे का नोटिस आता है, 24 घंटे का नोटिस आता है। तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट या 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत जो भी कानूनी नोटिस होता है वह 15 दिन का होगा और वह जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट आएगा। अब ये बात अलग है कि आप अपने एड्रेस पर रहो नहीं रहो, आपको मिले नहीं मिले, अगर वह नोटिस लेने से इनकार या फिर डोर लॉक, घर पर कोई नहीं मिला, सूचना दी गई, इस रिमार्क के साथ यदि वो नोटिस वापस लौट जाता है तो वह पर्याप्त तामील की श्रेणी में आता है और आपके खिलाफ सेक्शन 25 का केस फाइल होता है। अब सेक्शन 25 का जो केस फाइल होगा ना, अब मैं आपको यहां पर क्लियर कह दूं कि कोई भी एनबीएफसी कंपनी जब आपके विरुद्ध सेक्शन 25 का केस फाइल करती है तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को सेक्शन 25 का केस फाइल करने के लिए अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कंपनी जिस व्यक्ति को वहां पर केस लीड करने के लिए अधिकृत कर रही है उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी, इसके बाद आपके लोन की डिटेल, यानी कि लोन से संबंधित आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपका लोन सैंक्शन लेटर उनको देना होगा और साथ ही आपकी जो R7 रिपोर्ट है या जो बाउंसिंग मेमो है वह बाउंसिंग मेमो, उसके साथ जो आपको उन्होंने नोटिस भेजा वह नोटिस, उसकी डाक रसीद और उसकी डिलीवरी रिपोर्ट। अगर लिफाफा रिटर्न लौट के आया है तो रिटर्न लिफाफा पैक का पैक उस पत्रावली पर शामिल होता है। अब इतने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो कंपनी को रेडी करके कोर्ट में फाइल सबमिट करनी पड़ती है। कब? जब 15 दिन के अंदर आपने पेमेंट नहीं किया तो। अब ऐसी स्थिति के अंदर आप बैठे हो उदयपुर शहर में और आपको नोटिस आया चेन्नई से, तो ये सोचना भी लाजमी है कि लोन तो मैंने यहां लिया लेकिन मुकदमा चेन्नई में क्यों किया।
तो इसके पीछे कारण है, कंपनी ये बात भली बात ही जानती है कि यदि आपके शहर में मुकदमा किया, आपके ढेरों एडवोकेट्स मिलने वाले हैं, आप चले जाओगे और 2 पल में उस मैटर में अपनी जमानत करा दोगे और फिर केस चलता रहेगा। और उनको तो 3 से 6 महीने के अंदर लोन निपटाना है, तो इसके लिए वो फाइल करते हैं। आप जहां रहते हो वहां से 1000-1500 किलोमीटर दूर। अब यहां पर अगर नोटिस आपको मिल गया, 15 दिन का नोटिस मिला है और आपको ये लगता है कि नहीं मुझे पेमेंट कर देना है, मुझे पेमेंट कर देना है, तो ऐसी कंडीशन में यदि आप पेमेंट करते हैं तो आप कंपनी के नाम की डीडी बनाएं और डीडी भेजें और डीडी के साथ में उस नोटिस का रिप्लाई दें कि मेरा 1 दिसंबर को जो ईसीएस बाउंस हो गया उसका नोटिस जो आपने भेजा था, जिसका ट्रैकिंग नंबर ये है और वो नोटिस मुझे इस तारीख को मिला और मैं बिल्कुल आपके नोटिस की पालना में 15 दिन के अंदर आपको डिमांड ड्राफ्ट भेज रहा हूं। या फिर आप पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं तो ऑनलाइन ट्रांसफर करके जो स्क्रीनशॉट है ना, वो स्क्रीनशॉट आप फोटोकॉपी उसके साथ लगा दीजिए और आप उन एडवोकेट्स को और कंपनी को रिप्लाई कर दीजिए कि मेरा जो ईसीएस बाउंस हुआ उसका मैंने पेमेंट जमा करा दिया। आप जो लेटर भेज रहे हो उसकी कॉपी संभाल के रखें, डाक रसीद संभाल के रखें और 8 दिन बाद उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट जरूर निकालें। अब दुनिया की कोई ताकत आपके खिलाफ सेक्शन 25 का मुकदमा फाइल नहीं कर सकती है यदि आपने डिमांड ड्राफ्ट भेज दिया, आपने पेमेंट ट्रांसफर कर दिया और यदि आपने नोटिस का रिप्लाई दे दिया तो। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, पेमेंट जमा करा देते हैं, कंपनी को कोई नोटिस वगैरह देते नहीं है, रिकवरी एजेंट या मैनेजर को फोन करके इन्फॉर्म कर देते हैं, तो यह लीगल प्रोसेस नहीं है। अब मान लीजिए सेक्शन 25 का केस फाइल हो गया। अब सेक्शन 25 का केस फाइल कब होगा? आपको नोटिस मिलने के 15 दिन बाद, और उस 15 दिन के बाद जो समय शुरू होता है उसके 30 दिन के अंदर कंपनी क्या करेगी, अपनी फाइल कंप्लीट करके कोर्ट में सबमिट करेगी। कोर्ट में सबमिट करने पर यूं नहीं है कि तुरंत आपके खिलाफ कोई वारंट निकल गया, नहीं, कोर्ट इससे पहले अब 1 जुलाई 2024 से कानूनों में परिवर्तन हो चुका है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अब 138 हो या फिर सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट हो, इनमें आपको एक प्री कॉग्निजेंस नोटिस आता है। प्री कॉग्निजेंस नोटिस आपके घर पे आएगा, आप पढ़ सकते हो। उसमें प्री कॉग्निजेंस लिखा होता है कि दर्ज करने से पहले हम आपका पक्ष सुनना चाहते हैं। अब ये नोटिस आया आपको 1000 किलोमीटर दूर से, अब आप वहां जाना चाहते हो, प्री कॉग्निजेंस में अपनी बात रखना चाहते हो, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रख लीजिए, प्री कॉग्निजेंस के अंदर यदि आप जाना चाहते हो ना, तो आप तभी जाओ जब आप उस ईएमआई का भुगतान करना चाहते हो। आप जाके आपत्ति लोगे कि मेरी तबीयत खराब थी, मेरी बीवी को ये इश्यू हो गया था, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हो गया था, फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है, मैं पे नहीं कर पाऊंगा, तो यह कहने मात्र से कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा, ये आधार नहीं है, ये आधार नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कॉग्निजेंस के लिए आपके पास एक पर्याप्त आपत्ति होनी चाहिए और वह पर्याप्त आपत्ति आपके पास मौजूद नहीं होगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूं। अब मान लीजिए कि प्री कॉग्निजेंस का आपको अप्रैल में नोटिस आया और आपकी पेशी है मई में, और मई में आप प्री कॉग्निजेंस में नहीं गए। ऐसी स्थिति के अंदर कोर्ट क्या करेगा, उस केस को दर्ज कर लेगा, और केस दर्ज होता है तो केस पे सीआईएस नंबर आते हैं, केस नंबर आते हैं, रेगुलर केस चलता है। अब उस केस में आपको समन जारी होगा। समन्स पुलिस, आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन आ सकता है जो आके आपको हस्ताक्षर करवाए। समन्स जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट आ सकता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये समन्स भी उनके वकील साहब आपको टेक्स्ट मैसेज बना के व्हाट्सएप कर देंगे, इस तारीख को कोर्ट में पेशी है, आपकी कार्रवाई हो रही है। ये रिकवरी एजेंट के फार्मूले चलेंगे नहीं। कई रिकवरी एजेंट कहते हैं हम तो सेक्शन 25 का नोटिस रिसीव कराने आए हैं। क्या तुम कोर्ट के हो? क्या तुम तामिल कुनिंदा हो? क्या तुम पुलिस अधिकारी हो? किसी रिकवरी एजेंट के पास ये अधिकार नहीं है कि वह अपना समन आपको तामील कराए। यदि कोई पुलिस अधिकारी कोई रिकवरी एजेंट समन लेके भी आता है ना, तो बाकायदा उसको पुलिस टीम के साथ या पुलिस के संबंधित अधिकारी के पास आना पड़ता है। रिकवरी एजेंट को या कंपनी के किसी अधिकृत व्यक्ति को, यहां तक कि उनके वकील को भी यह अधिकार नहीं है कि वह आपको नोटिस तामील कराए।
ये बात ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए आपको समन मिल गया और मई में पेशी है, आप नहीं जा पाए। देखिएगा, बात चल रही थी दिसंबर से, हम आ गए मई पे। अगर किसी कारण आप नहीं जा पाए तो कई लोग कहते हैं सर कोर्ट की अवमानना हो जाती है, नहीं जाते तो बाद में कोर्ट में जमानत नहीं मिलती है। ऐसे कई यूट्यूब चैनल पे रूमर्स, अफवाहें फैली हुई है। अब मुझे एक बात बताइए कि मई में आपके एग्जाम है, मई में आपके बच्चों के एग्जाम है, मई में आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई रिश्तेदार में डेथ हो गई, तो क्या आप जा पाएंगे? ऐसी कोई स्थिति है और आप नहीं जा पाए और आपका समन रिकॉर्ड पे आ गया, समन की तामील हो चुकी है, देन इश्यू होता है बेलेबल वारंट। आज इस चीज को भी समझ लीजिए कि बेलेबल वारंट क्या होता है। अब कोर्ट ने बेलेबल वारंट जारी किया, उसके नीचे लिखा होता है कि यदि व्यक्ति 5,000 की, 25,000 की, 20,000 की, हर कोर्ट का अपना एक अलग अमाउंट होता है कि इतने रुपए की जमानत दे तो उसे रिहा कर दिया जाए। इसको थाने से जमानत करना कहते हैं। अब बेलेबल वारंट यदि आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में आया और आपके पास वो बेलेबल वारंट लेके आए और बेलेबल वारंट पे आपको साइन कराते हैं, आप घर पे नहीं मिले, आप बिजनेस पे हो तो तामील होगी नहीं, मिलने वाले। अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कहूंगा, थोड़ी बहुत चीजें आपको भी ध्यान रखनी चाहिए, कुछ चीजें यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे खुले रूप से नहीं कही जा सकती है। तो फिर बेलेबल वारंट को कैसे डील करना है आप जानते हो। लेकिन अब बात कर रहा हूं कि मान लीजिए पुलिस अधिकारी आया, आपको कहे नहीं साइन तो करने पड़ेंगे, तो वो जो बेलेबल वारंट होगा ना, उस बेलेबल वारंट के साथ में एक मुचलका लगता है, वो खुद लेके आते हैं, उस पर आपके साइन कराते हैं, आपको केस नंबर देंगे, कोर्ट का नाम देंगे, किस तारीख को पेशी है ये बताएंगे, पेशी किस टाइटल के साथ है, वो सारी जानकारी वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। और ध्यान रखिएगा कि यदि कोई वारंट, बेलेबल वारंट हो या अरेस्ट वारंट हो, उस पे कोर्ट का नाम होता है, मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होते हैं, उनकी सील लगी होती है, किस तारीख को जाना है, कब जाना है, कितने बजे जाना है, ये सारी चीजें लिखी होती है। और कौन से आरोप पे बुलाया है वो डिटेल भी लिखी जाती है। अब मान लीजिए आप मई में नहीं जा पाए, तो ये जो आपको बेलेबल वारंट जारी हुआ ना, उसमें डायरेक्ट आपको 3 से 4 महीने की डेट मिलती है। ये कोई कंपनी के आर्बिट्रेटर नहीं है कि आपको 2 महीने में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त कर देंगे। ये भारत की न्याय व्यवस्था है जहां आपको पर्याप्त अवसर मिलते हैं, पर्याप्त अवसर मिलते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास बेलेबल वारंट तामील हो गया। अब बेलेबल वारंट पे मई था, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की आपको डेट मिल गई। कब की मिली? सितंबर 2025। कब की तारीख मिली? सितंबर 2025। और मामला क्या है? एक ईएमआई बाउंस का। अब वहां पर आपके दिमाग में ये बात आती है कि मैं वहां पर कोई वकील ढूंढना चाहता हूं, तो कई लोग हमको फोन करते हैं, सर आपके पैनल का कोई एडवोकेट है क्या? कई एडवोकेट्स ऐसा कहते हैं कि हमारे पैनल के एडवोकेट ऑल ओवर इंडिया में। कोई मुझे पूछता है ना, मैं खुले रूप से ना कहता हूं, खुले रूप से ना कहता हूं। कारण ये है कि एक बात ध्यान रखना, भूसे में से सुई आपको ढूंढ के निकालनी है। यदि मैं किसी को एडवोकेट रेफर करूंगा ना, तो यकीन मान के चलना कि आपकी फीस बढ़ जाती है, आपकी फीस बढ़ जाती है। और दूसरा, वो व्यक्ति जो जिम्मेदार होगा वो आपके प्रति नहीं, अपितु मेरे प्रति जिम्मेदार होगा। यदि आप आज की तारीख में किसी भी शहर में यदि आप एडवोकेट ढूंढना चाहते हैं ना, मान लीजिए आप उदयपुर में एडवोकेट ढूंढना चाहते हैं, तो एडवोकेट इन उदयपुर, राजस्थान लिख दीजिए, ढेरों एडवोकेट की लिस्ट आ जाएगी। तो जिस शहर में आप ढूंढना चाहते हो आप ढूंढ सकते हो। यहां पर किसी वकील से सजेशन लेकर यदि आप एडवोकेट्स ढूंढे, इस बात को मैं कभी भी समर्थन नहीं करता हूं, कभी भी समर्थन नहीं करता हूं। क्योंकि जिस वकील को आप ढूंढना चाह रहे हैं, या मैं कोई वकील हायर कर रहा हूं, उसकी एबिलिटी क्या है, उनकी क्षमता क्या है, इस मामले में मैं तो बेस्ट ही कहूंगा। अब आपके लिए बेस्ट कर पाते या नहीं कर पाते, ये उनका इश्यू है। तो जब भी किसी शहर में आपको वकील की जरूरत पड़े, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, आप वकील साहब से फोन पे बात कर सकते हैं कि मेरा एक केस है जिसमें मेरे खिलाफ बेलेबल वारंट तामील हो गया है और अब मैं पेशी पे नहीं पहुंचूंगा ना तो अरेस्ट वारंट जारी हो जाएगा और मैं इस तारीख को आ नहीं सकता हूं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी तरफ से एक अंडरटेकिंग पेश कर दीजिएगा और एक डेट ले लीजिएगा और कोशिश कीजिए कि मेरे बिना है ये केस सेटल हो जाए। तब आपके वकील साहब अंडरटेकिंग पेश करके साथ में ये बात भी रखेंगे कि सिंगल वन ईएमआई का मैटर है, हम पे करने को रेडी है। आप यकीन मानना, कोर्ट भी ये चाहती है, कोर्ट भी ये चाहती है कि उनके मामले निपटे, निस्तारण हो।
और आपके वकील साहब अगर अंडरटेकिंग पेश करेंगे और ये बात कोर्ट के सामने रखेंगे, कोर्ट कंसीडर हो जाएगी, सामने वालों को बोला जाएगा सिंगल वन ईएमआई पे कर रही है, पार्टी जो है वो 1000 किलोमीटर दूर से है, तो आपके बिना गए भी ये मामला निपट सकता है। ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे मैंने इस पर डिटेल वीडियो कि ईएमआई बाउंसिंग का मैटर अपने घर बैठे कैसे निपटाए, डिटेल वीडियो बनाया हुआ इसी चैनल पर पोस्ट है, विजिट करके देख सकते हैं। उस मैटर पर लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन यहां पर यह कहना चाहूंगा कि मान लीजिए अब दिसंबर में आपकी बाउंसिंग थी, बाउंसिंग तो आपके पहले ही हो चुकी थी क्योंकि 2 महीने बाद उन्होंने नोटिस भेजा, तो अब आपको डेट कब मिली? सितंबर 2025 की। तो यकीनन आपके लोन को डिफॉल्ट हुए 1 साल का टाइम हो चुका है और आपने कोई ईएमआई पे की नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इस बीच में आपका आर्बिट्रेशन प्रोसेस भी आ गया अगर अनसिक्योर्ड लोन है। अब आर्बिट्रेशन प्रोसेस भी आ गया और आर्बिट्रेशन में भी आपने टाइमली रिप्लाई दे दिया है, तो कंपनी का आर्बिट्रेशन भी अटक गया। अब ऐसी स्थिति में वो आपको सेटलमेंट ऑफर करते हैं कि लोन सेटलमेंट कर लीजिए, और आप इस चीज पे एग्री भी हो जाते हो कि भाई जो 100 रुपए का लोन है 20 रुपए का ऑफर दे रहे, 25 रुपए का ऑफर दे रहे, जो भी ऑफर दे रहे आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई चल रही थी, आपके खिलाफ सेक्शन 25 की कार्रवाई चल रही थी या 138 की कार्रवाई चल रही थी, तो आपका काम है कि लोन सेटलमेंट लेटर में ये लिखवाना है कि कंपनी ने मेरे खिलाफ जो भी लिटिगेशन फाइल किए हुए, यानी कि सेक्शन 25, 138, एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन, कंपनी इन सारी चीजों को विड्रॉल करेगी और फिर ये लोन सेटलमेंट लेटर लेकर यदि आप लोन को सेटल कर देते हैं तो कंपनी खुद ब खुद उन केस को निपटाएगी, क्योंकि साल में 4 बार नेशनल लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत लगती है। और आप क्या जानते हो कि हम ये सुनते हैं कि 1 लाख प्रकरण लोक अदालत में निपट गए, 25,000 प्रकरण लोक अदालत में निपट गए, तो क्या ये सब लोक अदालत के दिन ही निपटते हैं? जी नहीं, उनमें ये तमाम कंपनियों के प्रकरण होते हैं। कंपनियों के प्रकरण को निकाल दो तो दूसरे प्रकरण की गिनती 10 से 20% भी नहीं होती है। कारण ये होते हैं इनको पेमेंट मिल गया तो इन्होंने एप्लीकेशन लगा दी अपनी पत्रावली को विड्रॉल करने की, फैसल करने की कि मैं हम इस केस को उठाना चाहते हैं, वो लोक अदालत में रख दी जाती है। आपके वारंट वगैरह को जारी हुए उनको वापस मंगवा दिया जाता है। अब यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, कई लोग ऐसे कहते हैं कि सम्मन पे नहीं गए ना तो फिर नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो जाएगा और आपको जमानत भी नहीं मिलेगी। जब आपने अंडरटेकिंग वकील साहब के माध्यम से पेश करवा दिए, 1, 2, 3 तारीखें आपके वकील साहब मैनेज कर लेंगे और उसके बाद भी जरूरत है ना, अंडरटेकिंग पेश किया आप चले जाइए, सेम डे बेल हो जाएगी, सेम डे बेल। जो कहते हैं कि नॉन अवेलेबल वारंट में भेज दी जाओगे जेल में, ऐसा नहीं है। कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं ना, वो न्याय के लिए बैठे हुए हैं, इसीलिए नहीं बैठे हुए हैं कि कंपनियों का काम है इसलिए जेल में भेज दो। तो ये एक रूमर चल रहा है, एक अफवाह चल रही है। दूसरी बात, कई लोग ये कहते हैं कि भगोड़ा घोषित कर दिए जाओगे, लालशाही का वारंट निकल जाएगा, मफरूरी घोषित कर दी जाएगी यदि आप कोर्ट में एक बार भी अपीयर नहीं हो पाए हैं, और यदि आपका, मैं ये कह रहा हूं, मफरूरी वारंट भी आ गया और यदि आप कोर्ट में सरेंडर करते हो ना, तब भी आपकी पत्रावली रिकॉर्ड शाखा से तलब की जाकर आपको सेम डे बेल का लाभ मिलेगा। इसलिए ये बात दिमाग से निकाल देना। अब मान लीजिए कि आप कोर्ट गए, कंपनी से आपका कोई राजीनामा हुआ नहीं और आपने बेल करवा दी। बेल करवाने के बाद बारी आती है चार्ज की। चार्ज में क्या होता है कि कंपनी आपको चार्ज सुनाएगी, कोर्ट आपको चार्ज फ्रेम करेगी। आप कुछ अन्वीक्षा चाहेंगे, आप चार्ज फ्रेम जो भी आपके ऊपर होता है, आप कहेंगे कि इस मामले में मैं ट्रायल लेना चाहता हूं, आप ट्रायल लेंगे। अगली हियरिंग पर इसमें एविडेंस की बारी आती है। एविडेंस के बाद चीफ एग्जामिनेशन ऑफ चीफ की बारी आती है। उसके बाद बारी आती है क्रॉस एग्जामिनेशन की। उसके बाद बारी आती है बयान मुलजिम की। उसके बाद बारी आती है डिफेंस एविडेंस की। उसके बाद बारी आती है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स की, और उसके बाद स्थिति आती है जजमेंट की। अब इतनी सारी स्टेजेस में यदि आप दो महीने भी गिन लो, 3 महीने भी गिन लो, और कोर्ट पर इतना वर्कलोड है कि इजीली ये केस कब 4, 5 साल, 10 साल खींच जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने एक बात कही थी, जहां तक मेरी जानकारी में है, सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में आज तक किसी को सजा नहीं हुई है, क्योंकि कोर्ट भी इस बात को जानता है कि मैटर 1 सिंगल ईएमआई का है, और सिंगल ईएमआई
आपने लोन को सेटल करा दिया तो वैसे ही सिंगल ईएमआई पे हो गई। आपने लोन को भर दिया, आपने 3-4 किस्तें भर दी, वैसे ही आपका लोन सेटल हो गया। तो ऐसा तनाव लेने की आपको गंभीरता से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेक्शन 25 को लेकर बहुत ज्यादा रूमर फैले हुए हैं। रिकवरी एजेंट कह रहा है कि मैं वारंट लेके पुलिस को आ रहा हूं। अब समझा के हम थक चुके हैं कि पुलिस उनकी रिकवरी एजेंट नहीं है। कई लोग कहते हैं सर लोकल थाने से फोन आया, अरे कंप्लेंट दे दी होगी, फोन आया होगा, चले जाइए, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि लोन लेना एक सिविल डिफॉल्ट, लोन पे नहीं कर पाना एक सिविल डिफॉल्ट है, कोई क्राइम नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। ये कारण है कि क्रिमिनल केस होते हुए भी आप इस बात को देखेंगे कि इसमें आपको तुरंत जमानत मिलती है, तुरंत जमानत मिलती है। तो अपने दिमाग में से जो एक रूमर फैला हुआ है ना, उस रूमर को निकालिए और यूट्यूब पर केवल उन चैनल को विजिट कीजिए जो कि ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। यह नहीं कि सेक्शन 25 के मैटर में पुलिस उठा के लेके जाएगी, जेल में डाल दिए जाओगे, क्योंकि ऐसे थंबनेल डालने से व्यू मिल जाते हैं लेकिन लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। हम पूरी कोशिश करते हैं, पूरी ईमानदारी से कोशिश करते हैं कि हम लॉ से जुड़ी हुई हर जानकारी बेहतर ढंग से आपको साझा कर पाए। कल कॉल बुकिंग के दौरान एक साथी ने जब हमको फोन किया और उन्होंने बताया कि सर मैंने सेक्शन 25 का रिप्लाई दिया। रिप्लाई किसके थ्रू दिलाया? तो किसी ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए हमने बात की थी और उन्होंने रिप्लाई दिया। जब मैंने उनकी नोटिस को पढ़ा तो मैंने कहा कि इस नोटिस का तो जवाब देने की आपको आवश्यकता ही नहीं थी। आपको इस नोटिस का जवाब देने की कतई आवश्यकता नहीं थी, आपने जवाब दिया क्यों? यह भी ध्यान रखिए कि 1000 नोटिस आएंगे, 1000 नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है। सेक्शन 25 के अंदर भी आपको नोटिस आ गया, अरे भाई आप नोटिस के कंटेंट तो देखो, 24 घंटे लिखा है, 7 दिन लिखा है, 30 दिन लिखा है। अरे सेक्शन 25 का नोटिस होता ही 15 दिन का है, कानून के अंदर प्रावधान ही 15 दिन का है। तो ऐसी कंडीशन में आप 30 दिन के नोटिस पे जवाब दे रहे हो, आप 24 घंटे के नोटिस पे जवाब दे रहे हो, आप मेल पे आए हुए सेक्शन 25 के नोटिस का जवाब दे रहे हो। अरे भाई कोर्ट भी आपको समन भेजेगी ना तो सीधा आपके घर पर रजिस्टर्ड पोस्ट भेजेगी और पर्याप्त समय देती है आपको अपनी प्रतिरक्षा करने का। और एक बात ध्यान के रखना कि जितने स्टेजेस है ना, एक लंबा समय निकल जाता है। और सेक्शन 25 के मैटर डिस्पोजल होने से पहले, अरे डिस्पोजल क्या, मैं तो कहूं कि आपका अरेस्ट वारंट जारी होना उससे पहले आपके लोन सेटल हो जाते हैं। लेकिन ध्यान आपको रखना है कि लोन सेटलमेंट में आप ये चीजें जरूर लिखवाएं कि कंपनी ने मेरे खिलाफ जितने भी प्रकरण कर रखे हैं, कंपनी उन सारे प्रकरण को विड्रॉल करेगी। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट एक ऐसा चैनल आपके लिए उभर के आया है जो आपके हक और अधिकारों के लिए बात करता है। हम सभ्य भाषा के अंदर, सहज हिंदी भाषा के अंदर अपनी बात रखते हैं। हम न एनबीएफसी को गलत कहते हैं, न रिकवरी एजेंट को गलत कहते हैं, लेकिन हम उनके लिए सभ्य शब्दों का इस्तेमाल जरूर करते हैं। और आपसे भी ये उम्मीद रखते हैं कि यदि एक अच्छा कंटेंट आपको मिलता है ना, तो उस चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। हम कभी ये नहीं कहते कि आप हमसे संपर्क करें, हम कहते हैं कि आप हमारे चैनल पर विजिट करें। हमारे चैनल पर आपके लिए ढेरों जानकारियां हैं जो आपके नेत्र खोल देगा, आपके ज्ञान चक्षु को रोशन कर देगा। आपको आवश्यकता ही नहीं है कॉल बुकिंग करने के लिए। उसके बाद भी यदि आपके मन में कोई सवाल है, मल्टीपल लोन के शिकार है, मन में कोई गलत ख्याल आ रहे हैं, तो आप कॉल बुकिंग करा के जरूर हमसे बात कर सकते हैं। और वो भी एक बार नहीं, जब जब आपको जरूरत पड़े, जब जब आपको संकट लगे, जब जब आपको कोई नोटिस आए, जब जब आप तकलीफ में हो, आप हमसे फोन पे बात कर सकते हैं और अपनी सारी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट पर इतना प्यार जताने के लिए, इतना विश्वास जताने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और उम्मीद करते हैं कि हमारे हर वीडियो को, चाहे आप फेसबुक पे देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, यूट्यूब पे देखो। हाँ, एक बात कहूंगा, इंस्टाग्राम में 10 मिनट के ऊपर का वीडियो पोस्ट नहीं होता है, इसीलिए यदि आप हमारे हर वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर जरूर विजिट करें, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट के नाम पे, वहां हर जानकारी मिलेगी। इसके बावजूद भी कॉल बुक कराना चाहें तो डिस्प्ले पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपनी कॉल बुक करवा सकते हैं। आपके लिए कोशिश करेंगे हम 31 दिसंबर तक काफी अच्छे कंटेंट्स लाने की, ताकि आपके लिए एक बेहतर जानकारी आपको मिल सके। इसी उम्मीद के साथ आप स्वस्थ होंगे,
लोन रिकवरी एजेंट की चिंता न करेंगे और लोन डिफॉल्ट होने पर मन में कोई गलत धारणाएं नहीं लाएंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।